राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, आज हम कुछ एक्ट की धाराएं बीच में ले नहीं पाए थे, उन धाराओं को कंटिन्यू करते हैं। और जो आज की जो धाराएं ली गई है, आपको उसके थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि अपन 221 से लेकर के 235 धाराएं हैं और बहुत ही कम समय के अंतर्गत इन धाराओं को एक बार, यदि आपने पहले कहीं देख भी रखा है तो भी आप इसको जरूर देखें। इससे आपको पूरा ओवरव्यू के अंतर्गत पता चल जाएगा और एक भी चीज इसके अंतर्गत बचनी नहीं चाहिए, जहां तक मैंने अपने हिसाब से इसको तैयार किया हुआ है। चलिए, जो धारा 221 से लेकर के 235 तक का अपन डिस्कशन करेंगे। 1 मिनट आपका मोटिवेशन। अब देखिए, अगर हम मन, वचन और कर्म से ईमानदार हैं, देखो अपन किसी भी काम को अंतर्गत करते हैं तो इन 3 चीजों की बहुत जरूरत रहती है। यदि मन से, वचन से और कर्म से ईमानदार रहते हैं तो हमारे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आपने यदि देखा होगा, यहां पर मैं मन का मतलब क्या है? मन का मतलब होता है, देखो बहुत सारे वैसे अर्थ हैं। जैसे आपने आपका जो मानस है, आपने क्या कुछ मानस बनाया है, आपका क्या दिल कहता है, आपकी क्या इच्छा कहती है, आपका क्या इरादा है, आपका क्या विचार है, ये सारी चीजें क्या है, इनके अंतर्गत ये मन में है। आपने मन में ये सोच लिया कि मुझे फला नौकरी के अंतर्गत या फला काम के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अपना मानस, दिल और इच्छा, इरादा आपने कर लिया, एक काम हो गया है। सेकंड चीज है वचन। जो अपने टारगेट बना लिए हैं उनके लिए अपने वचन से यहां पर अर्थ है सौगंध। वचन से अर्थ क्या है? सौगंध, शपथ। आपने क्या प्रतिज्ञा ली है, क्या कसम ली है, क्या वादा किया है, ये हो गए अपने वचन। तो अपन ने जो अपना टारगेट था उसको इच्छा की, उसका इरादा किया, उसका विचार किया और उसके अंतर्गत अपन ने उसको मन ही मन के अंतर्गत उससे वचनों से अपन ने सौगंध खा ली कि मुझे ये काम करना है, आई वॉन्ट टू डू, मैं ये करना चाहता हूं। ठीक नहीं? तो अब उसके बाद में आते हैं कर्म। अब कर्म की बात आती है तो अपन कह सकते हैं कि ये आप जो काम करते हो ये है क्रिया या फिर एक्शंस, जो एक्शन के अंतर्गत अपन आते हैं। अब इसका मतलब यह है, मन, वचन और कर्म, इन तीनों के अंतर्गत क्या होनी चाहिए? संगति होनी चाहिए। अपन मन से तो तैयारी की बातें कर रहे हैं कि इस प्रकार का मैं काम कर लूंगा और सौगंधे कहीं और खा रहे हैं। ठीक नहीं? आपने मन और वचन और सौगंध तो खूब खा ली और काम है जो एक्शन के अंतर्गत नहीं हो, तब भी अपना काम सफल नहीं हो पाता है। तो सफल होने के लिए इन तीनों के अंतर्गत तारतम्य होना जरूरी है। अपन को मन, वचन, कर्म पर ध्यान देना है, ना कि भाग्यवादी होना है। बहुत सारे लोग भाग्यवादी हो जाते हैं, सिर्फ अपने भाग्य पर सोचते हैं कि मेरे भाग्य में ये लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा। भाग्य से कभी भी कुछ भी चीज ऐसे नहीं मिलती है। 99.99% तो आपके कर्म में होते हैं। कभी कभी कोई बिल्ली के भाग का छीका टूटना होता है, वो एक बात अलग है। बाकी 99.99 आपके एक्शंस, आपके कर्म हैं, वही अपन को, उसी के अंतर्गत हमें ईमानदार रहना है, उसके अंतर्गत ईमानदारी से काम करना है। चलो फिर लेट्स स्टार्ट। ज्यादा बातें हो जाएगी। अब देखो, धारा 221 क्या कहती है? पावर ऑफ ऑनर ऑफ परमिशेस टू प्लेस पाइप्स एंड ड्रेन्स थ्रू द लैंड बिलोंगिंग टू अदर पर्सन। देखो, पावर टू ऑनर परमिशेस, पावर क्या दे रही है? टू ऑनर को, जो स्वामी है उसको देती है। क्या देती है? प्लेस टू पाइप, उसका जो प्लेस टू पाइप टू ड्रेन थ्रू लैंड बिलोंगिंग टू अदर पर्सन, किसी दूसरे के, उसके मकान से इस प्रकार की पाइपलाइन निकालना, इस प्रकार के ये अधिकार देती है। इसका मतलब कि आप, यदि आपका मकान है और आपके मकान, यहां पर आपका मकान आया हुआ है और इधर भी कोई मकान आया हुआ है, इधर भी कोई मकान आया हुआ है। अब यहां से कोई पाइपलाइन इधर से आ रही है और आपको आवश्यकता है, मकान नहीं है और कोई ऐसी अपने क्या कहते हैं, खाली गली है या कुछ भी है, उनका प्लॉट है। अब ये पाइपलाइन लेनी है और दूसरा कोई भी यहां पर इसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस परिसर का जो स्वामी है वो इस परिसर के अंतर्गत नगर पालिका को कहेगा और नगर पालिका को भी लगता है कि इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, देख लिया इन्होंने, किसी प्रकार का मार्ग नहीं, तो उसके अंतर्गत
नाली रखने की या जो पाइपलाइन लगाने की शक्ति दे सकता है। ये हालांकि अपन ने पहले भी पढ़ी थी। देखो जैसे मैं बताता हूं आपको 1 मिनट। ये देखिए, अन्य व्यक्ति की भूमि से उसकी नाली में से नाली ले जाने की अधिकार नगरपालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जाता है, ये अपन ने यहां पे भी देखा था। तो अब बात आती है कि ये चीजें अपन ने यहां पे भी देखी है, वहां पे भी यही है, अन्यथा संभव नहीं है। लिखित नोटिस, क्षतिपूर्ति, सूर्योदय, सूर्यास्त, और ये चीजें अपन यहां पे देख रहे हैं। इसको देखिए, तो अब भी क्या है, परिसर के स्वामी को, वहां तो बात सिर्फ नाली की थी, यहां भूमि में से होकर के पाइप लगाने और नाली रखने की शक्ति, वही शक्ति उसके अंतर्गत दी हुई है जिस धारा के अंतर्गत 205 के अंतर्गत बात की हुई है, वही बात अपन यहां पर कर रहे हैं। अब बात आती है क्या चीज है, किस प्रकार से इस प्रकार किया जाता है, वही सेम प्रोसेस है। अधिकारी को प्रतीत होता कि जल निकासी का एकमात्र और सर्वाधिक सुविधापूर्ण माध्यम हो तो व्यक्ति की भूमि पाइप लगाने के लिए लिखित आदेश के लिए प्राधिकृत कर सकता है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उस स्थिति के अंतर्गत पाइपलाइन निकाला जा सकता है। परिसर के स्वामी को उपयोगिता अधिकार के अलावा, ये देखो इसका कीवर्ड, उपयोगिता अधिकार के अलावा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, दूसरे अधिकार नहीं है, खाली उसने पाइपलाइन निकालने का जो अधिकार दिया है वही अधिकार उसको होगा। ये तो है परिसर का स्वामी, और ये है जो अपने जिसके वहां से अपन पाइपलाइन निकाल रहे हैं। परिसर के स्वामी मतलब जिसके लिए पानी की पाइप की आवश्यकता है या नाली की आवश्यकता है, उसको सिर्फ उपयोगिता, उसका उपयोग करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि पानी की पाइप से वो उसके घर का अधिकार समझे, ऐसा नहीं। यह कार्य सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य होगा, न्यूनतम संभव विलंब के समय में किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए टाइम, इसका थोड़ा थोड़ी ज्यादा टाइम के लिए कर दी जाए। अब इसमें परिसर स्वामी कार्य पुनः उस स्थिति में लाएगा। ये यदि यहां से तोड़फोड़ करता है, ये परिसर का स्वामी है, तो हानि का प्रतिकर संदाय उसका पेमेंट भी देगा। और स्थावर संपत्ति में स्वामी भवन निर्मित करना चाहता है, जैसे अब ये मकान बनाना चाहता है, उस स्थिति के अंतर्गत क्या होगा कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी लिखित नोटिस द्वारा आवश्यक समझे तो पाइप को मोड़ा बंद करना या हटाया जा सकता है। उसको लगता है कि मुख्य नगरपालिका ये मकान बनाएगा भाई, अब इसकी पाइपलाइन हो सकती है, तो जैसा उचित समझेगा वह इसके अंतर्गत हटाया जा सकता है। ये धारा 221 कहती है। नेक्स्ट देखिए, धारा 200, बहुत छोटी छोटी धाराएं हैं। पावर ऑफ, ये देखिए, पावर ऑफ चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर टू एग्जीक्यूट वर्क आफ्टर गिविंग नोटिस टू पर्सन लाइबल। पावर टू चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, ये जो म्युनिसिपल ऑफिसर है, टू एग्जीक्यूट वर्क को कर सकता है आफ्टर गिविंग नोटिस पर्सन लाइबल, जो उत्तरदायी व्यक्ति है। जैसे ये यहां पर परिसर के मालिक को, ये तो मालिक है, ये तो परिसर का स्वामी का मालिक है जिसको पानी की आवश्यकता है या पाइपलाइन की आवश्यकता है। अब ये कहता है कि यहां से पानी की, मुझे पानी की आवश्यकता है, यहां से और दूसरा कोई है नहीं, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इस जो दायी व्यक्ति है, ये उत्तरदायी व्यक्ति है, इसको नोटिस देकर भी कार्य संपादित करवाया जा सकता है। ये यदि इससे संभव नहीं है या नहीं हो रहा है तो ऐसा कर सकता है। जल निकासी, मल वहन से संबंधित कार्य संभावित सुविधाओं को उपभोग करने वाले व्यक्ति द्वारा संदेह होगा। अब ये यदि इसको उपभोग कर रहा है तो इसके द्वारा ये पेमेंट किया जाएगा। ये पेमेंट कौन करेगा? ये करेगा जो परिसर का मालिक है, और ये उत्तरदायी व्यक्ति है। उत्तरदायी व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन कर बकाये के रूप में, अब यहां पे भी देखो इसी मालिक की बात की गई। यदि ये उत्तरदायी है, उत्तरदायी मतलब कि यदि इसके लिए पानी के पाइपलाइन की आवश्यकता हो रही है, देखो ये है उत्तरदायी, इसके अंतर्गत क्या है? उत्तरदायी है। इसके लिए पानी के पाइपलाइन की आवश्यकता हो गई या मल नाली की आवश्यकता हो गई, तो ये इसके अंतर्गत नोटिस देकर के भी, यदि इसको यहां से भी काम नहीं मिल रहा है तो नोटिस देकर के भी इससे काम करवाया जा सकता है, और इसी से पैसा वसूल किया जाएगा। जिसके लिए सुविधाएं दी जा रही है उसी से पैसा वसूल किया जाएगा। ये धारा 222 कहती है। नेक्स्ट देखिए, धारा 223 क्या कहती है? वर्क टू बी डन बाय लाइसेंस प्लम्बर। यदि नगर पालिका के अंतर्गत किसी का भी कोई काम होना है तो वो लाइसेंस्ड प्लम्बर, जिसके पास में लाइसेंस है, अनुज्ञप्ति है, एक अनुमति है, जो नगर पालिका उनको अनुमति दे देती है, उसी अनुमतिधारी जो प्लम्बर है, प्लम्बर जो पानी की पाइप का फिटिंग का काम कर रहा है, उनको लाइसेंस दिए जाते हैं, जो बिल्कुल जैसे ITI किए हुए होते हैं, जो भी उनकी जो क्वालिफिकेशन है, और उसके अलावा रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये इनको लाइसेंस देने का भी काम करती है कि आप काम कर सकते हो। तो इनको लाइसेंस प्लम्बर द्वारा ही किया जाना चाहिए। मामूली कार्य को छोड़कर, छोटी मोटी कोई पानी की लीक लाक हो रही है या ऐसा कोई काम है, ऐसे कामों को छोड़ करके, बाकी वहां नई लाइसेंस वाला नहीं आ रहा तो दूसरे से भी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंतर्गत अनुज्ञप्त लाइसेंस प्लम्बर को निबंधन, शर्तें, मार्गदर्शन और प्रभार तय करेगी। इनको कितना तो निबंधन, इनकी क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशन रहेगी, क्या इनकी कंडीशंस रहेगी,
क्या इनको काम करना पड़ेगा, किस प्रकार से इनका प्रभार तय होगा, ये सब कौन करेगी, नगर पालिका के द्वारा तय होता है, नगर पालिका द्वारा तय होता है। स्वामियों अधिभोगियों द्वारा उनकी शिकायतों का निस्तारण, यदि ये प्लम्बर काम सही नहीं कर रहे हैं तो कोई भी स्वामी अधिभोगी इनकी शिकायत कर सकता है। और ये कभी नियमों का उल्लंघन करते हैं, कौन, जो प्लम्बर लाइसेंसधारी है, तो उनके जो लाइसेंस है उसको निलंबन या रद्दकरण इत्यादि के भी नियम बना सकती है कि ये सही से काम नहीं कर रहे हैं तो इनके नियम इनके रद्द किए जा सकते हैं। नेक्स्ट धारा 224 क्या कहती है, प्रोहिबिशन टू बी शटन एक्ट, प्रोहिबिशन टू बी शटन एक्ट, कतिपय कार्यों का प्रतिषेध। देखो यहां पर प्रतिषेध कई जगह आएगा, तो प्रतिषेध को अपन को ध्यान रख लेना है भाई, किस जो 224 है, 224 में किस प्रकार के प्रतिषेध दिए हैं। तो नगर पालिका क्या है, ये भाई नगर पालिका हो गई। नगर पालिका क्या है, सार्वजनिक है, क्या है, सार्वजनिक है। अब सार्वजनिक है तो कोई इसकी जो विद्युत लाइन है, तो ऐसा नहीं है कि विद्युत लाइन को छेड़ेगा, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे पानी के वाल्व को अपने हिसाब से अपने घर की तरफ मोड़ देगा, कोई भी ऐसा नहीं है कि मल नाली के अंतर्गत कोई प्लास्टिक डाल देगा। इसका मतलब कि नगर पालिका या सार्वजनिक स्थानों पर, ये सब जगह कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस के हिसाब से देखा जाए तो सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की, यदि एक ही चीज पर कहें कतिपय कार्यों का प्रतिषेध का मतलब यह है सार्वजनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जैसे मुख्य नगरपालिका अधिकारी के अधिकारिता क्षेत्र में किसी भी कार्य को जानबूझकर कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा, जैसे कॉक, वॉल्व, पाइपलाइन तोड़ना, जलापूर्ति बाधित करना, दूषित करना, विद्युत लाइन, मल नाली में प्लास्टिक की थैलियां और अन्य अपशिष्ट डालना वगैरह हो गया ना, अन्य अपशिष्ट डालना वगैरह, कोई भी ऐसा पानी को दूषित वगैरह नहीं करेगा। तो ये कतिपय कार्यों में प्रतिषेध कौन सी करिए, धारा 224 कहती है। नेक्स्ट देखिए 225 क्या कहती है, एंट्रस्टमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीवरेज वर्क्स एंड बिलिंग एंड कलेक्शन ऑफ सीवरेज चार्जेज। ये कह रहा है जो मलवाई के संक्रमण के प्रवर्तन, जो मलवाई जैसे ये नाली है, इसके जो काम है, उनका जो रख रखाव है को सौंपा जाना और मलवैन प्रभारों का बिल बनाना और उसका संग्रहण करना। यदि मलवाई जो भी इस नाली के संबंधित जो काम को करने का है, रख रखाव करना है, मलवैन प्रभार है, जो उनके चार्जेज हैं, उनके बिल बनाना, उनका संग्रहण करना, ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी यदि विधि के अनुसार किसी अभिकरण या प्राइवेट अभिकरण, जो प्राइवेट एजेंसी है, उनको भी सौंप सकती है। इनको लगता है कि ये काम ज्यादा है और वो काम करने के अंतर्गत दक्ष हैं, तो उनको भी सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए धारा 226 क्या कहती है, ड्यूटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग। ड्यूटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी की क्या ड्यूटी है, कर्तव्य क्या है, यहां पर अपन देखो 226 क्या कहती है, ये नगरपालिका के कर्तव्य कहती है। कौन से संबंध में, ठोस अपशिष्ट प्रबंध और उनके हस्तन, हस्तन का मतलब होता है हैंडलिंग, उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाए, हस्तन के संबंध में नगरपालिका के कर्तव्य। अब बात करते हैं ठोस अपशिष्ट क्या है, जो भी आपके घरों का कचरा है, जो भी कोई छोटे मोटे जो वाणिज्यिक अपशिष्ट हैं या कोई सड़नशील कचरा है, ये सारे के सारे क्या है, सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। तो इनको जो निस्तारण करने का काम नगरपालिका का है, तो नगरपालिका केंद्र सरकार के भीतर जो एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नियमों के अनुसार कार्य करेगी। जैसा 1986 के रिकॉर्डिंग है, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, तो नगरपालिका का काम क्या है, ये अपशिष्टों को सामुदायिक और घर घर संग्रहण के नियमित और पूर्व सूचित कार्यक्रमों में करेगी। इनको फिक्स रहती है कि जैसे भाई कोई नगरपालिका के अंतर्गत इतनी व्यवस्था नहीं है, तो जैसे सोमवार को या फिर बुधवार को या फिर उसके बाद में शुक्रवार को, इस प्रकार से या तो पूर्व सूचित कोई कार्यक्रम है या फिर घर घर संग्रहण एक नियमित किया जाएगा, या कोई सामुदायिक कचरा बना करके बहुत बड़ा जो कम्युनिटी है उसके लिए बनाया जा सकता है, या फिर होटल वाणिज्यिक क्षेत्रों गंदी बस्तियों के अपशिष्टों का संग्रहण के उपाय करेगी। ये काम किसका अभी हो रहा है, नगरपालिका का कर्तव्य। आगे अपने भी आएंगे, मांस, वधशाला, सब्जी के कचरे पर्यावरण रूप से स्वीकृत रीति से उपयोग करने की व्यवस्था, कि इनका किस प्रकार से पर्यावरण की दृष्टि से कैसे इनका निस्तारण, डिस्पोजल किया जा सकता है, उस रीति से किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए धारा 227 क्या कहती है, एंट्रस्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड बिलिंग एंड कलेक्शन चार्जेस, ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन, हस्तन और बिल बनाने के प्रभारों का संग्रहण का सौंपा जाना। अब लगभग आप देखोगे धाराओं के अंतर्गत बहुत बड़ी चीजें नहीं है, अपन को धाराओं के नाम से ही सारी चीजें पता चल जाती है। नगरपालिका पूर्व अनुमोदन से संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, वहन और अवसंरचना के विकास, ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन, हस्तन और बिल बनाने के प्रभारों को संग्रहण अभिकरण को सौंपा जाएगा। ये बात अपन ने वैसे पहले की कुछ धाराओं में भी है, परंतु यहां पे भी 227 के अंतर्गत भी ये चीज दी हुई है और विधि का अधीन होना चाहिए। धारा 228 क्या कहती है, सॉलिड वेस्ट बी प्रॉपर्टी टू म्युनिसिपल, ठोस अपशिष्टों का नगरपालिका की संपत्ति होना। ठीक ना, ठोस अपशिष्ट जो भी जितना अपने घर का कचरा है
वाणिज्यिक अपशिष्ट है, सड़नशील कचरा है, ये सारे के सारे जो ठोस अपशिष्ट है ये किसके समझे जाएंगे, नगर पालिका का समझे जाएंगे। तो ऐसा नहीं कोई कचरा इकट्ठा करने, ये नगर पालिका के इसलिए समझे जा रहे हैं कि नगर पालिका इनका वहन कर देगी, नगर पालिका इनको किस प्रकार से उनको नष्ट करना है तो वो नगर पालिका कर देगी। नहीं तो कहेगा कि भाई मेरे जो घर का कचरा है कोई इकट्ठा करना शुरू कर देगा। कोई आजकल नई नई योजनाएं आ रही है तो उन योजनाओं के अंतर्गत कोई कचरा इकट्ठा करना शुरू नहीं कर दे। तो आप अपन को ध्यान रखना है कि भाई ठोस अपशिष्ट जैसा कोई भी काम है वो नगर पालिका की संपत्ति होगा। संपत्ति का मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई है जैसा इनको राज्य सरकार या निर्देश देती है, बाकी इनको वहन करना, इनको नष्ट करने का काम है। नेक्स्ट देखिए धारा 229 क्या कहती है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्लेसेस फॉर डिस्पोजल। अब क्या कहती है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्लेसेस ऑफ डिस्पोजल, जो डिस्पोजल किए जाने उनके स्थान, एंड फाइनल डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट, उनका फाइनली कहां पर उनका वहन किया जाना, कहां पर उनको नष्ट किया जाना है। डिस्पोजल का मतलब और वहन का मतलब क्या है, नष्ट किया जाना है। ठोस अपशिष्टों के वहन और अंतिम वहन के लिए स्थान नियत करना, जैसा नगर पालिका को लगता हो वैसा स्थान नगर पालिका के क्षेत्र के भीतर या बाहर वहन किया जा सकता है। परंतु कोई ऐसा नहीं है कि कोई विकास योजना है, कोई जो भूमि विकास, भूमि के उपयोग के अंतर्गत है तो वहां पे नहीं किया जा सकता। जैसा राज्य सरकार कहेगी उसके अकॉर्डिंग काम करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका या तो स्वयं या किसी अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्टों को नगर पालिका क्षेत्र के भीतर या बाहर वहन का मतलब नष्ट किया जा सकता है। परंतु विकास योजना और भूमि उपयोग नियंत्रण से संबंधित किसी भी राज्य विधि के अनुरूप ही राज्य सरकार के निर्देश जैसे दे उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ऐसा नहीं कि मन पड़े जाहीं पर कर दे, तो इसके लिए उनको किया तो जा सकता है, परंतु कोई ऐसी विकास योजना है, आप तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर कोई ऐसी योजना बना रहे हो और उसी योजना के अंतर्गत वहाँ पर कचरा इकट्ठा कर दिया है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो उनको वैसे करने के लिए स्थान नियत करने का काम किसका, वैसे नगर पालिका का ही है। नेक्स्ट देखिए धारा 230 क्या कहती है, ड्यूटी ऑफ ऑनर्स एंड ऑक्यूपायर्स ऑफ परमिसेस टू स्टोर सॉलिड वेस्ट सोर्स ऑफ जनरेशन। परिसरों के स्वामियों और अधिभोगियों को ठोस अपशिष्टों से उत्पन्न होने के स्रोत पर ही भंडारण करने का कर्तव्य। अब बात करती है परिसर के स्वामियों और अधिभोगियों, पहले नगर पालिका का कर्तव्य था, अब जो स्वामी और अधिभोगी है वो ठोस उस अपशिष्टों को स्रोत है उनके भंडारण करने का कर्तव्य। ऐसा नहीं है कि परिसर का जो स्वामी है, आपका ये मकान है, अब आप उसके अंतर्गत खूब घर के अंतर्गत कचरा करो, खूब न्यूसेंस पैदा करो, खूब आसपास में मक्खियां पैदा करो, खूब इस प्रकार की बीमारियां फैलाने का काम करो, तो ये काम नहीं कर सकते। जो जिस परिसर के अंतर्गत रहते हैं नियमित सफाई करवाना, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट आपस में मिले नहीं, जैसे कार्बनिक और बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, और नगर पालिका इवन दैट हर घर घर के अंतर्गत डस्टबिन तक बांटे हैं। मैंने तो खुद ने इसके अंतर्गत हमारे घर पे भी यहाँ पर 2 प्रकार के डस्टबिन भी दिए थे। तो कार्बनिक और बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, इनको अलग अलग करना है। कार्बनिक कौन से हैं, बायोडिग्रेडेबल जो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे अपशिष्ट है, और पुनः प्रसंस्करण योग्य जिनका वापस से काम में लिया जा सकता है, या नॉन बायोडिग्रेडेबल जो जैसे प्लास्टिक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये खत्म नहीं होते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं। और घरेलू परिसंकट में अपशिष्ट, कुछ ऐसे खतरनाक जो चीज़ें हैं जो संकट एजार्डेश है, इन अपशिष्टों को क्या है अलग अलग डस्टबिनों के अंतर्गत जैसा निर्देश दे उसके अकॉर्डिंग इकट्ठा करना। ऐसे पात्रों को अच्छी दशा में रखना, ऐसे जिस पात्र के अंतर्गत रखा है वो भी ऐसा नहीं है कि गंदा हो, वो भी अच्छी दशा के अंतर्गत होना चाहिए। सभी अपशिष्टों को जैसा मुख्य नगर पालिका अधिकारी निर्देश दे एकत्र करना, जैसा नगर पालिका के जैसे निर्देश दिए जाते हैं कि भाई इतने डस्टबिनों के अंतर्गत करो, गीला कचरा इसमें डालना है, सूखा कचरा इसके अंतर्गत डालना है, और अपने जैसे कोई परिसंकट में पदार्थ इसमें डालना है, तो इसके अंतर्गत नगर पालिका जैसे निर्देश देती है उसी के अकॉर्डिंग काम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट धारा 231 क्या कहती है, ये कहती है सहकारी आवासन सोसाइटियां, जो भी सोसाइटी अपार्टमेंट है, स्वामी संगम आदि का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अपार्टमेंट ओनर्स एंड एसोसिएशन, वो क्या करेगी, इनका काम भी है। जैसे मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था एसोसिएशन वाला जो 195 के अंतर्गत अपन ने देखा था। अब बात आती है कि इसका जो एसोसिएशन गोकुल धाम जैसे सोसाइटी है, तो इन सोसाइटी वालों का भी काम क्या है कि इनका एक भंडारण के लिए इतनी बड़ी सोसाइटी के अंतर्गत एक साथ में कचरा डालना भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का काम रहता है, तो ये एक बड़ा भंडारण रखते हैं। कई कहीं पर कचरा पात्र की ऐसे गाड़ियां रखी जाती है, तो ये गाड़ियां उनको लगता है कि ये पूरी गाड़ी भर जाती है, तो ये क्या करते हैं इस प्रकार का, जैसे कोई ट्रैक्टर की ट्रॉली है तो ये पूरी भर गई, एक दिन के अंतर्गत इनको नगर पालिका को पता है भर गई,
तो दूसरे दिन जैसे नगर पालिका का आया, उस ट्रैक्टर ने उसको ट्रॉली को लिया और दूसरी ट्रॉली, खाली ट्रॉली वहां पर छोड़ देता है। तो इस प्रकार से एक बड़ा सिस्टम भी किया जा सकता है। परंतु यहाँ अपार्टमेंट को खुद को इस प्रकार की थैलियां या कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। वे अपशिष्टों, पुनः प्रसंस्करणीय अपशिष्टों के अलावा जो नहीं हो सकते हैं, ऐसे जो वापस से उपयोग लिए जा सकते हैं, परिसंकट में अपशिष्टों और जीव चिकित्सा अपशिष्टों के लिए अस्थायी भंडारण के लिए और सामुदायिक कचरा पात्र, एक पूरे इस सोसाइटी का क्या है, एक सामुदायिक कचरा पात्र या समुचित आकार की निस्तारण थैलियां, कोई ऐसी बड़ी बड़ी थैलियां हो, उपलब्ध कराएगा जैसा नगर पालिका निर्देशित करे। ऐसा काम भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, धारा 232 क्या कहती है? प्रतिषेध। अब देखो, प्रतिषेध अपन ने पहले भी प्रतिषेध देखा है और यहां पे भी प्रतिषेध देख रहे हैं। वह कतिपय कार्यों के लिए प्रतिषेध था। अब यह प्रतिषेध किससे संबंधित है? कोई भी व्यक्ति या किसी भूमि, भवन, स्वामी या अधिभोगी ठोस अपशिष्टों का प्रतिषेध। किसका है? ठोस अपशिष्टों का। ये 232 के अंतर्गत दिया हुआ है, ठोस अपशिष्टों का प्रतिषेध है, ठीक ना। अब ठोस अपशिष्टों में यहां देख लिए, ये ठोस, ये यहीं पर 12 दिखाई दे रहा है, 232 दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी ये देखो 32 दिखाई दे रहा है। तो ठोस अपशिष्ट कहां पे है? 232 के अंतर्गत है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भवन या स्वामी के अधिभोगी से ठोस अपशिष्ट, कूड़ा करकट, गंदगी फैलाने, मर्द जानवर सार्वजनिक स्थान मार्ग पर जमा नहीं करेगा और नहीं फैलाएगा। तो ये धारा 232 कहती है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी न्यूसेंस पैदा कर दें। धारा 233 क्या कहती है? पनिशमेंट फॉर लिटरिंग और स्ट्रीट टू डिपोजिटिंग और थ्रोइंग बाय सॉलिड वेस्ट। मार्गों को गंदा करना और कोई ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए दंड। यदि कोई भी मार्ग है, ये सार्वजनिक मार्ग है, आपका मकान यहाँ आया हुआ है, अब क्या करोगे? इसके अंतर्गत कोई कूड़ा करकट फेंकोगे, कोई ठोस अपशिष्ट, गंदगी फेंकोगे, भाई डस्टबिन के अंतर्गत नहीं डाल के यहाँ फेंकोगे, तो 500 रुपये से अधिक का नहीं होगा, जुर्माना दिया जा सकता है। ये देखो यहाँ पर जुर्माना लिखना चाहिए था, तो अच्छा जुर्माना लिखा हो, जुर्माना नहीं होगा, 500 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं होगा। इसका मतलब 500 रुपये तक का जुर्माना यहाँ पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, धारा 234 क्या कहती है? बायोमेडिकल वेस्टेज, जीव चिकित्सा अपशिष्ट। केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसंकट अपशिष्टों का प्रबंध किया जाएगा। अब बात सीधी सी इतनी है कि जो बायोमेडिकल है, बायोमेडिकल का मतलब है जो भी जो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत जो किसी के अंग हैं या कुछ ऐसी चीज़ है या कोई इन प्रकार की है जिसके अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनके खून से भरी रुई वगैरह, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, तो इनको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा जो प्रदत्त शक्तियाँ है उसी के द्वारा इनका प्रबंध करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, धारा 235 क्या कहती है? परिसंकट में अपशिष्ट, हैजार्डियस वेस्टेज। हैजार्डियस वेस्टेज का मतलब यहाँ पर यह है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे किसी कोई दवाइयों के हैं या कोई सीरीज वगैरह है या कोई भी जो खतरनाक चीज़ें हैं जिनके अंतर्गत कोई केमिकल वगैरह के इस प्रकार के हैं, तो ऐसे संकट में हैं, इनको 235 के अंतर्गत क्या कर दिया है? परिसंकट में 35 देखो ऐसा कुछ 35 इससे रिलेटेड करके याद कर सकते हो। केंद्रीय सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसंकट 234 के अंतर्गत तो जीव चिकित्सा वाले अपशिष्ट और 235 के अंतर्गत आ गए परिसंकट में अपशिष्ट आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एमसीक्यू देख लीजिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 226 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तांतरण के प्रबंध नगरपालिका करते हुए किस कानून के तहत होगा? तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। बहुत सी जगह पर काम लिया जा रहा है, 234 के अंतर्गत भी यही है, 235 के अंतर्गत भी यही है। 1 मिनट एक बार इसका देखो रिकॉल करते हैं। तो धारा 221 क्या कह रही है? परिसर के स्वामी या अन्य व्यक्तियों को भूमि में होकर के पाइपलाइन लगाने की शक्ति दी गई। शक्ति तो ली गई है परंतु उसको उपयोगिता अधिकार नहीं है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय काम होगा और न्यूनतम संभव विलंब समय के अंतर्गत काम किया जाएगा। यदि वह संपत्ति के अंतर्गत काम करना चाहता है तो वह नगरपालिका से परमिशन ले सकता है। 222 क्या कहती है कि उत्तरदायी व्यक्ति से नगरपालिका भी कार्य निष्पादन करने की शक्ति दी गई। बस इतना ही ध्यान रखना है। 223 क्या कहती है? कार्य को लाइसेंस्ड प्लम्बर द्वारा काम करवाया जाएगा, ओनली मामूली कार्यों को छोड़ करके। 224 क्या कहती है? कतिपय कार्यों का प्रतिषेध। कतिपय का मतलब नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत जानबूझ करके किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये 224 कहती है। 225 क्या कहती है? मलवाही संक्रमणों का संप्रवर्तन, रख रखाव का सौंपा जाना और मलवाही परिवारों का बिल, ये किसी भी प्राइवेट एजेंसी को भी दिया जा सकता है। यहां पर सीधी सी इतनी सी बात है। 226 क्या कहती है? ठोस जितने भी अपशिष्ट हैं इनको नगर पालिका का कर्तव्य है कि उनका संरक्षण करेगी, 1986 के कानून के तहत करेगी और उनका संग्रहण करना और इत्यादि जो पर्यावरणीय जो स्वीकृतियां हैं उसी के अकॉर्डिंग
किए जाएंगे। नेक्स्ट 227 क्या कहती है, ठोस अपशिष्टों का प्रबंध और स्तन बिल बनाने का प्रभार किसी भी एजेंसी को दिया जा सकता है। नेक्स्ट 228 क्या कहती है, ठोस अपशिष्टों का नगर पालिका की संपत्ति होना। बस 228 नगर पालिका की संपत्ति समझे जाएंगे, जैसा वो डिस्पोजल करेगी उसी के अकॉर्डिंग होगा। 229 क्या कहती है, ठोस अपशिष्टों के वहन और अंतिम वहन के लिए स्थान नियत करने का काम वैसे नगर पालिका का होगा, पर नगर पालिका कोई विकास योजना है या कोई जो भूमि लैंड से संबंधित जो भूमि है तो वो राज्य सरकार के निर्देश के अकॉर्डिंग काम करेगी। धारा 230 क्या कहती है, परिसरों के स्वामियों और अधिभोगियों का ठोस अपशिष्टों से उत्पन्न होने के स्रोतों के भंडारण करने का कर्तव्य। जो परिसर के स्वामी हैं, जो अधिभोगी हैं, वो भी ऐसा नहीं कि कचरा या न्यूसेंस पैदा करे, उसके लिए भी वो उसके अंतर्गत उसको भंडारण करना पड़ेगा और अलग अलग जिसके अंतर्गत जैसा नगर पालिका निर्देश देती है उसी के अकॉर्डिंग करेगा। 231 क्या कहते हैं, जो सहकारी आवासन सोसाइटियां हैं, अपार्टमेंट हैं, संगम है, इनका कर्तव्य भी है कि वो इनका निस्तारण करने के लिए सामुदायिक कचरा पात्र या निस्तारण थैलियों के माध्यम से किया जाएगा। धारा 232 क्या कहती है, प्रतिषेध किनका जो ठोस अपशिष्ट है उनका प्रतिषेध की बात 232 में की गई। 224 के अंतर्गत जो वहां पे किया गया है, कुछ कामों में जो सार्वजनिक चीजें उनको छेड़छाड़ के अंतर्गत प्रतिषेध की बात की गई। 233 क्या कहती है, इसके अंतर्गत यदि मार्गों को गंदा करना है तो 500 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट 234 क्या कहती है, जीव चिकित्सा अपशिष्ट जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत है, इसके तहत इनको रोका जा सकता है। नेक्स्ट 235 क्या कहती है, परिसंकट में अपशिष्ट जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो परिसंकट में अपशिष्ट हैं, जो दवाइयां हैं, कोई सीरीज है, जो घातक चीजें हैं, उनको अपने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही प्रबंध किया जाएगा। तो ये धारा 235 हुई है, इनका अपन ने बहुत फास्ट रिकॉल किया है और मात्र आपको 20 से 25 मिनट के अंतर्गत इतनी सारी कंटेंट चीजें दी गई है। इन्हीं सभी चीजों की आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, तो आप फटाफट पढ़ते जाइए और इनको एक्ट को कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास 7 के अंतर्गत आपको नेक्स्ट सेक्शंस मिल जाएंगे। आई होप यदि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी से व्यक्ति जो काम करता है वो उसको मोटिवेशन मिलता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आप लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है उसके अंतर्गत जो यूट्यूब है वो ऊपर लाने के लिए लाइक और उसके जो अच्छे कमेंट्स हैं उन्हीं के द्वारा आगे बढ़ता है। थैंक्स ए लॉट।